हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। तो जरा देखें, इसके बारे में थोड़ा जान लें पहले। जैसे मैंने ये लिखा है, देख रहे हो? तो मैंने ये इधर लिखा है, ये x प्लस 1/x। इसको आप कहेंगे, ये व्यंजक है सिर्फ। इसको बहुपद भी नहीं कह सकते, इतना तो आप जानते हैं। ये आपको, इसका ये है बहुपद। इतना आप पढ़ चुके हैं कि अगर x की पावर प्लस में हो और फ्रैक्शन में ना हो तो वो होता है बहुपद। ठीक। अभी ये भी है बहुपद, लेकिन यहां आप देखें, इसको तो आप इतने को कह सकते हैं, ये आपका है बहुपद। जो हम पहले पढ़ा चुके हैं बहुपद के बारे में आपको, ये हमारा है बहुपद। और ये है हमारा बहुपद तो नहीं, इसको हम कहेंगे व्यंजक। ये हमारा है व्यंजक। अब हम जो जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, तो ये बात जान लें। इसमें देखो लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर रहेगा। पहली बात तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, यानी बीजी वर्ड का दो चर रहेगा। तो पहली बात यह होगी, दो चर रहेगा वाले रैखिक। रैखिक मतलब होता है जहां भी रैखिक होगा उसमें उस चर की पावर घात हमेशा एक रहेगी। तो ये बात हो गया समीकरण। अच्छा, समीकरण कहें किसको? जिसमें भी ये समता सूचक चिन्ह लगा होगा वो सारे कुछ समीकरण कहे जाएंगे। जैसे सपोज करो ये है, ये आपका है, इसको हम कहेंगे समीकरण। और यहां भी समता सूचक चिन्ह लगा है, इसको भी हम कहेंगे समीकरण। अब जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं, ये देखो x प्लस वाई बराबर 21। इसमें भी आपका दो चर है, लेकिन इसमें देखो ये आपको एक चर है लेकिन इसकी पावर दो लगा हुआ है। अगर ये आपको समता सूचक बराबर के चिन्ह लग जाए कहीं भी, किसी भी, अगर बहुपद में ये बहुपद दिया, अगर हम इसको x प्लस 3 है ना, सपोज करो ये x प्लस 3 हमने लिखा है और यहां बराबर कर दें, कुछ भी कर दें, मान लो 7, तो ये बन गया समीकरण। मतलब किसी व्यंजक में अगर इक्वल के चिन्ह सॉरी, बहुपद में अगर इक्वल का चिन्ह लगा दें तो वो बन जाता है समीकरण। और व्यंजक में भी अगर इक्वल का चिन्ह लगा देंगे तो समीकरण। तो आप ये मोटा मोटा जान लें कि आपको समीकरण होने के लिए ये समता सूचक चिन्ह होना जरूरी है। पहली बात इसको दिमाग में बैठा लें पूरी तरीके से कि कभी भी समीकरण तब कहेंगे जब ये चिन्ह लगा होगा, समता सूचक चिन्ह। ठीक। तो ये तो हमारा हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण। अब ये अलग बात है, इसमें एक्स और वाई है, तो ये दो चर वाले समीकरण हो गए। और इसमें ये पावर जो मैक्सिमम लगा हुआ है, इसको इसके नाम से द्विघात समीकरण बोलेंगे। अच्छा, अब हम आपको ये बताएंगे इसमें इसमें अंतर क्या है, और यही चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में विधिवत आपको जानकारी दी जाएगी और एक एक चीज बताई जाएगी। ये देखो, तो सपोज करो ये जो लिखा हुआ ये, अगर मैंने ये कह दिया आपसे कि सपोज करो ये राम के पास कुछ रुपया है और श्याम के पास कुछ रुपया है, दोनों को जब सब मिला इकट्ठा किया गया रुपया तो वो आया 21 रुपया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राम के पास कितना रुपया था और श्याम के पास कितना रुपया था, फिर से सुने, ये जो ये समीकरण बना है, ये पहली बात तो ये है, इसको हम रेखी समीकरण भी कहेंगे। इसका पावर एक है और इसका पावर एक है। तो पहली बात तो ये है कि घात अगर दोनों में एक रहेगा तो वो रेखी समीकरण बोला जाएगा। और ये है समीकरण तो है लेकिन रेखी भी है और दो चर वाले भी है। ये इसको कह सकते हो दो चर वाले रेखी समीकरण हो गया। ये समीकरण दो चर वाले समीकरण है और रेखी भी है। ठीक। और इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ये दो चर नहीं है, एक ही चर है, एक से एक, इसलिए इसका दो घात है, दो घात समीकरण हो जाएगा।
अब हम इसको जरा ध्यान लीजिए, हम 9th क्लास में बहुत बार बार इसको पढ़ चुके हैं। ये बहरहाल अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया तो जरा देखो, ये अगर ये कहा गया राम के पास कुछ रुपया है, श्याम के पास कुछ रुपया है, दोनों को पैसे को कलेक्ट किया गया तो वो जाकर 21 मिला। अब मैं आपसे सवाल करूं कि राम के पास कितना रुपया था और श्याम के पास, तो बहुत सपोज ये है कि राम के पास 20 रुपया निकला हो और श्याम के पास 1 रुपया, तो ये मिलकर के बन गया कितना, 21। किसी दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा, ये राम है और ये श्याम है। ये चूंकि इसके जेब में इसे कुछ रुपया था, मैंने कहा इसकी जेब में कुछ रुपया, इसके कुछ प्लस कुछ बराबर 21 बना है। अब देखें, ऐसा भी हो सकता है कि राम के पास 19 रहा हो और श्याम के पास 2 रहा हो, तब भी आप देखें 21। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास 18 रहा हो और इसके पास 3 रहा हो, तब भी आपको 21 हुआ। ऐसा भी हो सकता है 17 प्लस ये 4 हो गया, तब भी 21। तो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां इस 2 चर वाले समीकरण से हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कब सही सही एग्जैक्ट किसके पास कितना रुपया था। ये हो सकता वाली बात है, इसके पास हो सकता है 20 रहा हो, इसके पास 1 रहा हो, या 19 रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास तो 10 रहा हो और इसके पास 11 रहा हो, तब भी आप देखें 21। हुआ क्या, इसमें अभी एक समीकरण था और उसमें 2 चर पड़ा हुआ है, इससे हमारी प्रॉब्लम नहीं बन पा रही थी। इसीलिए ये जो समीकरण 2 चर वाले तो है ही, रैखिक भी है समीकरण, देखो 2 चर भी है, रैखिक समीकरण भी है, लेकिन ये युग्म नहीं है। ये इसको हल करने के लिए आपको पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए। यानी जैसा ये समीकरण है, एक और समीकरण मिल जाए तो हम एग्जैक्टली एकदम कह सकते हैं कि राम के पास कितना रुपया था और श्याम के पास कितना रुपया। इसीलिए जब ये 9th क्लास में पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ा जाता है समीकरण, इसके हल होंगे। तो हल यही है, या तो 20, ये हो गया 20 और 1, और या 19 2, या यहां पे 18 3, और या यहां पे 17 4। ऐसे इसके कहा जाता है 9th में ये अपरिमित, यानी अनेक हल होंगे। अभी ये तो इतना मैंने लिखा ना, ये लिखते चले जाएंगे। इसीलिए इसमें कहा जाता है जब आपको 2 चर वाले ये समीकरण हो और आपको एक ही समीकरण, 2 चर हो लेकिन एक ही समीकरण हो, तो उसके लिखा रहता है उसके हल होंगे, यही हो। इसका मतलब ये हुआ इसके अनेक हल होंगे। 20 एक देख रहे हो, एक हल हुआ, 19 2, 18 3, इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब हुआ अभी हमारी ये कहानी अधूरी थी, जो हमने 9th तक पढ़ा था कि इसमें इतना सिर्फ दिया होता था और समीकरण को पूछा जाता था एक्स वाई के हल होंगे, तो आप ये कह देते थे कि अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये अनेक हल वही है कि ये पहेली जो है अभी सुलझी नहीं थी कि किसके पास कितना रुपया है, राम के पास कितना है, श्याम के पास। लेकिन अब जो हम 10 में पढ़ने जा रहे हैं उसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो हम ये पढ़ेंगे। एक तो हमारा ये पहला समीकरण बन गया और दूसरा ये हमारा ये समीकरण बन गया। इसकी मदद से हम एग्जैक्टली बता पाएंगे एकदम सही सही किसके पास कितना रुपया। अब फिर ये अलग कुछ नहीं हो सकता। अभी हम इसको हम आपको विधिवत समझाएंगे, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो 1 2 चर हो गया, रैखिक इसलिए इसको कहा गया 2 चर, ये हो गया, ये हमारा 2 चर हो गया। और रैखिक इसलिए कहा गया कि इसमें पावर भी 1 लगा है, इसमें भी पावर 1, देख रहे हो ना ये, इसलिए इसको रैखिक कहा गया। अब समीकरण तो बात हो गई, इक्वल लग गया, समीकरण हो गया, लेकिन युग्म इसलिए कहा गया कि अब हम जो पढ़ेंगे ये पेयर, ये जोड़ा की बात करेंगे हमेशा। ये एक, ये और ये 2, हमेशा इसमें समीकरण 2। अच्छा, एक बात ये ध्यान रहे कि जैसे ये 2 चर वाले हैं, ऐसे 3 चर वाले होंगे, तो आपको 3 चर वाले समीकरण के लिए हल उसको निकालने के लिए 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अभी आपकी वो कोर्स की बाहर की चीज है, पहले ये होता था हाई स्कूल में, तो 3 उसमें चर होते थे और 3 समीकरण बनते थे। अब जो है ये आप 2 चर पे ही सीमित रहेंगे, तो ये आपको इसको विधिवत बताया जाएगा, ये आपको अगले उसमें एक्सरसाइज में। लेकिन उसके पहले जरा इधर आते हैं, देखते हैं इसको। ये इसका पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि जब आपको इसमें उम्र संबंधी, संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी
इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे मैं अलग अलग उस पर एक नहीं कई कई क्वेश्चन उसको आपको प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम ये इसका दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसमें उम्र है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखें इसको, ये दिया हुआ अनुपात ये भी इसकी तुलना करेंगे। और दूसरी चीज मैंने ये बताया, ये देखो a1x b1y c1 ऐसे रूप का रहेगा। ये समीकरण अगर रहे तो आपको इससे जब कंपेयर करेंगे तो एक चीज बना लेंगे कि हमेशा इक्वल जीरो। जैसे ये है समीकरण, इसको आप हमेशा ऐसे करेंगे या करके ऐसे लिखेंगे। देखो ये समीकरण जिसे लिखा हुआ है आपको सपोज करो ऐसे दिया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अब आप इसको ऐसे करेंगे, देखें जैसे ये लिखा हुआ x प्लस 2y बराबर 4 और यहां पर 3x प्लस y बराबर 7। इसी को आगे हम बढ़ाएंगे या करके। ध्यान दें, जब भी आपको इस तरीके से इसके समीकरण दिया इक्वल में, इक्वल तो रहेगा लेकिन हम सब के बराबर जीरो करेंगे। देखो इसको कर सकते हैं x प्लस 2y और ये जो बराबर के चिन्ह है इधर इसको माइनस करेंगे और ये बराबर जीरो। ठीक, और यही काम इधर भी कर लेंगे। ये 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर जीरो। हमेशा आपको अगर ऐसे दिया हो, अब आपको तुलना करने की जब बात होगी तो आप ये रहेगा इस फॉर्मेट में जरूर बनाएंगे इसको, क्योंकि हम जो तुलना करने जा रहे हैं इसकी इससे तुलना करेंगे। समीकरण जो दिया हुआ है तो यहां पे ये आपका देखो, यहां पे जैसे ये इसकी जगह पे क्या है a1 है और इसकी जगह पे ये b1 है, ये c1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा a2 और ये b2 और ये c2। तो ये जब भी आपको इस तरीके बराबर इक्वल हो, अगर कोई नंबर है आपको तो हमेशा उसको जीरो के बराबर कर लेना, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये बात पहली हो गई। अब हम आपको बारी बारी से ये बताएंगे और इसमें कंडीशन आपको बताएंगे। जरा देखें इसको कि सपोज करो आपसे ये कहा जाए कि आप कोई दो रेखाएं खींचिए, तो आपने एक रेखा ये खींच दिया, ठीक, और एक रेखा आपने ऐसे खींच दिया। हुआ क्या है, ये देखो ये आगे टकरा गई ना। यहां एक तो कंडीशन ये हो गई हमारी पहली। दूसरी कंडीशन ये हुई, एक मैंने रेखा खींचा ऐसे और दूसरी यहां जो है एकदम ऐसे खींच दिया गया। ये देखो ये एकदम पैरेलल चली गई इसकी, ये ऐसे चली गई। ये जो रेखा है ये कहीं नहीं टकरा रही है, इसको कहेंगे समांतर। और तीसरी कंडीशन ये हो गई, एक रेखा खींचा मैंने ऐसे और दूसरी यहां से जो खींच रही इसी के ऊपर चढ़ के चली गई। ये देखो इसी पे ऐसे, तो एक रेखा ये थी यहां तक और दूसरी यहां तक, तो ये क्या हुआ इसके ऊपर ओवरलैप करके गई है, ये चढ़ करके चली गई। इसको हम, ये तो समांतर हो गई हमारी और ये हो गई इसने टच किया ना, उसे काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रतिच्छेद यानी काट रही है एक दूसरे को, और ये है ओवरलैप, उसी के ऊपर चढ़ के जा रही है। इसको कहेंगे संपाती हिंदी में। ये हो गया संपाती। तो ये समांतर हो गया, ये प्रतिच्छेद हो गया, ये संपाती हो गया। अब सवाल ये है कि हमको ये समीकरण दिया रहेगा, ये अभी समीकरण दिया हुआ है, इससे हम कैसे जज करेंगे कि इससे जो रेखा बन रही है वो समांतर होगी या कहीं ये दोनों रेखाएं काट देगी या ये दो रेखाएं कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जाएगी। तो पहली बात ये मैं 9th क्लास में बता चुका हूं कि इससे एक रेखा बनती है, ये एक रेखा है, चूंकि इसका एक पावर है, इसका एक पावर है, इसका एक पावर, ये दोनों एक रेखा बनाते हैं। ये आप 9th क्लास पढ़ चुके हैं, अगर नहीं है तो अभी हम इसको जब ग्राफी विधि बताएंगे तो आपको बाकायदा इसको कर करके हल करके तब दिखाएंगे कि ये आपको कैसे रेखाएं जा रही। तो अभी आपको ये देखना है कि हमको ये ग्राफ नहीं बनाना है कुछ, सिर्फ इसको एक मैथमेटिकल टूल इसका हम प्रयोग करके ये आपको अपने आप बता देंगे। और जो ये बताएगा आपको, ये जो कुछ ये बताएगा वही ये रेखाएं होगी, वैसे ही एकदम होगी, एग्जैक्टली कुछ भी अंदर नहीं जाना। तो ये आपको मोटा मोटा कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ याद करना है। तो चलो हम बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं इसमें और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये
कैसे हल होगा। सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है, तो चले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये है, ये जो दिया है व्यापक इसका रूप ये है। अच्छा, जो मैंने ये लिख दिया a1 बराबर 0 ना हो, a2 बराबर 0 ना, मतलब ये है कि a1 की जगह पे 0 रख दोगे, ये मर जाएगा। अगर यहाँ पे a1 जगह तुमने यहाँ 0 रख दिया, सपोर्ट करो इसमें, तो ये 0 इंटू एक्स और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो ये तो खत्म हो गई कहानी ना, आपको बचा b1y प्लस c1। अब आपको ये हम इसको नहीं कर सकते हैं दो चर, ये एक चर तो मर गया है, इसलिए इसको 0 कोई भी ना a1 हो ना b1 हो। अगर दोनों में कोई एक 0 हुआ या दोनों 0 हो गए, तो ये आपको दो चर नहीं रह जाएगा। अगर एक मर गया तो एक चर बचेगा, दोनों अगर 0 रख दिया तो दोनों चर मर जाएंगे। तो ये हुआ, इसलिए इसको कर दिया जाता है कि a1 b1 a2 और b1 b2 ये आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आप करेंगे तो ये दो चर नहीं रह पाएगा, एक चर हो जाएगा। अगर जिस तुमने यहाँ पे b1 0 रख दिया तो ये मर जाएगा y, इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर a1 x बचेगा, तो आप इसको x खाली बचेगा, इसलिए एक चर रहेगा, ये दो चर नहीं कह पाएंगे। अब इसको देखते हैं, ये तो पहला सवाल देखेंगे, तो हम इससे तुलना करेंगे, इसको लिखेंगे, ये जिसे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ठीक। यहां लिखेंगे ऐसे, यहां तो ये सीधा दिया हुआ है, यहां लिखेंगे, चाहे लिख ले समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जरा देखें, अब अगर हम देखें a1 की जगह क्या रखा है, ये देखो यहां पे तुलना हम करने जा रहे हैं इस समीकरण का। तो ये समीकरण आप यहां पे अगर लिखेंगे इसको, तो ये देखो a1 की जगह कितना है, ये है, b1 की जगह भी ये है, और c1 आपका ये हो गया, ठीक। और दूसरे वाले में देखेंगे, ये b1 आपका ये हो गया, और ये c2 हो गया, ठीक। अब जरा देखें, a1 की जगह भी ये है, तो यहां पे तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो गया कितना 5, b1 कितना हो गया, ये देखो चिन्ह के साथ लिखेंगे, b1 की जगह ये माइनस लगा हुआ -4, और c1 आपका है +8, और यहां a2 इसमें देखो, a2 की जगह भी ये 7 है, और b2 की जगह पे -6, c2 है आपका -9। इतना आपको हर क्वेश्चन में करना है, एकदम सेम इसी फॉर्मेट में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये आपको एकदम प्रैक्टिस पे ले लेना है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कैसे a1 b1 निकालना है। फिर देखें a1 b1 c1, a2 b2 c2, बस इतना आपको नोट कर लेंगे। उसके बाद करना क्या है, यहां देखेंगे इसका, यहां देखेंगे a1 बटे a2 कर दें, तो जरा देखें ये 5/7, और फिर अगला देखें b1/b2 देख लें, -4/-6, तो ये हो गया, कट गया, आपको आ गया 2/3। अब ये नंबर को आप ध्यान रखेंगे, पहले ये नंबर आपने देखा, ये क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है नंबर, तो आगे आपको c1 c2 की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको देखना जरूरत नहीं है। आप ये ना देखें कि c1 c2 क्या, बिल्कुल नहीं, बस a1 बटे a2 b1 बटे b2 देख लें। अब अगर ये बराबर नहीं तो यहां लिख दें, ये चूंकि a1/a2
बराबर नहीं है B1/B2 के। बस इतनी, ये पहला स्टेप आपका यही है, A1 B1 A1/A2 B1/B2 आप देख ले। उसके बाद यहां पे अब ये आपको पूछ रहा है कि ये जो इसमें क्वेश्चन कहा गया, ये देखो, निम्न समीकरण द्वारा युग्म रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है, इसी से सब कुछ। तो यहां पे रेखाओं की बात हो रही है, तो जब ये बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसे करेगी? तो यहां लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन ही होंगे, या तो रेखाएं मैंने कहा काटेगी एक दूसरे को, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगी, संपाती होगी, और या तो वो पैरेलल होगी, कहीं भी नहीं काटेगी, इसे चली जाएगी। तो पहली कंडीशन तो हमारी निकल आई, ये रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। तो ये आपको कुछ नहीं करना, जो समीकरण दिया A1B1C1 A2B2C2, ये आप इससे निकाल लेंगे। ये निकलने के बाद आपको इसका अनुपात A1/B, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम आ गया, तब हम आगे और भी देखेंगे। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं आया तो आप इसको यहां पर लिख देंगे बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बस खत्म कहानी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम आपको इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो आप इसको फिर से देख लें। A1B1C1 A2B2, हाँ समीकरण अगर आपको ऐसा कभी दिया हो तो हमेशा इसको इक्वल बराबर 0 करके लिखना। इसमें कंपेयर करने के लिए, आपको इसमें तुलना करने के लिए हमेशा इसको 0 के इक्वल कर देना, क्योंकि ये आपको ये इक्वल दिया 0 सब में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये अब आप देखें इसको, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये देखें, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन देखें, A1B1C1, तो चलो ये हम जैसे तुलना करेंगे तो ये हमारा हो गया A1 = ये 9 और B1 3, C1 12 और A2 हो गया, इसमें चले हैं 2 नंबर पे 18 और B2 हो गया 6 और C2 हो गया 24। वही काम जिसके पहले किए थे। यहां लिखेंगे A1/A2 बराबर, यहां देखेंगे 9/18 और यहां पर B1/B2 ये हो गया 3/6 और यहां पे C1/C2 हो गया 12/24। यहां देखें 9 दूनी 18 और ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया, ये C1/C2 हो गया, ये B1/ और ये A1/, ये देखें, देखो ठीक। अब देखें इसमें, देखो 1/2 1/2 1/2, यानी ये सब कुछ सब में बराबर आता है। वो कंडीशन क्या कहती है, A1/A2 अगर ये बराबर हो जाए तो ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाएंगी। तो यहां पे लिखेंगे, जब ये बराबर दिख जाए ऐसे आप इसको करेंगे यहां पे कि ये देखें A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर C1/C2। यहां लिखेंगे ओवरऑल, अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अगर आपको यही 1/2 1/2 बराबर है ना, अगर यहां बराबर ना आता तो इसको बिल्कुल ना करते।
लेकिन अगर ये बराबर आ गया तो एक लाइन C1 बटे C2 भी देखेंगे। अब उसमें ये अगर तीनों बराबर आ गया, इसमें लिख देंगे ये रेखाएं संपाती होगी। ये समझ लो जो ये रेखा है पहली वाली वही दूसरी रेखा है। अगर इतना कुछ समझ गए A1 B1 C1 A2 B2 C2 बस। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तो ये सारा कुछ आपको वही रहेगा, ये देखें। उसके बाद ये अब आप देखें, इसमें पहले देखें, इसमें जब करेंगे तुलना तीसरे नंबर क्वेश्चन का, तो ये हमारा हो गया A1 मीन 6 और B1 आपका हो गया -3, C1 हो गया -10 और ये A2 हो गया 2 और ये -1 और ये 9। बस वही काम जैसे आपने पहले किया है। A1 बटे A2 6/2, तो ये हो गया 2 3 3। उसके बाद B1 -3 -1 माइनस माइनस कट गया, ओवरऑल 3। और यहां देखो -10/9। अब आप देखें ये दो, ये और ये तो आपको बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन होगी, बस आपको यही 3 पढ़ने हैं इसमें, ये सारा कुछ आपको इसके रेखाओं के 3, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखो A1 बराबर ये B1 बटे B2, ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर ना हो तो ये रेखाएं यहां पे लिख देंगे ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया रेखाएं जो है ये समांतर होंगी। ये रेखाएं समांतर होगी। तो ये रहा। हमें उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा समझ में आ गया हो गया। फिर भी अगर कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम होती, कहीं कुछ समझने में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इन्हीं के साथ नेक्स्ट टुमारो।